दिसंबर के महीने का बस पहले ही हफ्ता शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड ने अपना पूरा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर को छूते ही रूह तक कांप उठती। सांस लेते ही सीने में अजीब सी जलन होने लगती थी। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। पेड़, खेत, रास्ते, खंभे, सब कुछ सफेद चादर में ढका हुआ था। पूरा गांव किसी अनजाने डर में सहमा हुआ था। अरे भाई, आज की ठंड तो हद से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। सच कह रहे हो भाई, हाथ पांव तो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। ऐसी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। ऐसी ठंड मैंने अपने बचपन में भी नहीं देखी। लगता है इस बार ठंड जान लेकर ही मानेगी। गांव की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। जानवर भी अपने ठिकानों में दुबक चुके थे। शाम ढलते ही पूरा गांव जैसे किसी डरावनी खामोशी में डूब गया। इसी गांव में रहता था रघु, एक गरीब लकड़हारा। रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता। रघु का घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। छत जगह जगह से टूटी थी। खिड़की से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी। घर के अंदर ठंड और चिंता दोनों बराबर मौजूद थे। आज ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बच्चों के होंठ तक नीले पड़ने लगे हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, मेरे हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी कुछ इंतजाम नहीं किया तो आने वाली रातें और भी मुश्किल हो जाएंगी। रघु बच्चों को देखता है। वे कंबल में लिपटे हुए फिर भी कांप रहे होते हैं। सीता, मैं प्रधान जी के पास जाऊंगा। कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो छत और खिड़की ठीक करवा देंगे। अगर वो मान जाए तो भगवान का शुक्र होगा। आप कोशिश करके देखिए। अरे रघु भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मुझे मिल गए। रघु भाई, कृपया करके कुछ लकड़ी दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? क्या बताऊं भाई, देख रहे हो ना ये ठंड कितनी हो रही है। और सुना है पिछले से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसीलिए भाई मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूँ कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा ठीक है भाई, जाइए, पर भूलना मत, जैसा भी हो किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर रघु भारी मन से प्रधान के घर की ओर बढ़ता है। प्रधान गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका बड़ा सा पक्का मकान ठंड में भी गर्म और आरामदायक रहता था। प्रधान अपने मजदूरों को आदेश दे रहा था। प्रधान जी, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो बहुत मदद हो जाएगी। घर की मरम्मत करवा लूं। बच्चे ठंड से बहुत परेशान हैं। अरे ओ रघु, मैं कोई तिजोरी बैठा हूं क्या? हर गरीब को पैसे बांटता फिरूं? तुम गरीब लोग बस मांगना ही जानते हो। मेरे पास भी खर्चे कम नहीं है। मैं मेहनत करके एक एक पैसा लौटा दूंगा। तू और तेरी बातें, जा यहां से। मेरा वक्त बर्बाद मत कर। प्रधान की बातों ने रघु के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। आंखों में नमी थी, लेकिन वह चुपचाप वहां से लौट पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। अब बच्चों को इस ठंड से कैसे बचाऊं? अब जंगल ही एक आखिरी सहारा है। अगली सुबह रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। रघु, जंगल मत जा। क्यों भैया?
आज तो मुझे ज्यादा लकड़ियां चाहिए। प्रधान के आदमी सारी सूखी लकड़ियां पहले ही उठा ले गए हैं। अब जंगल में कुछ भी नहीं बचा। क्या सच में? प्रधान के आदमी सारी सूखी लकड़ियां ले गए? इतनी जल्दी सब साफ कर दिया? रघु फिर भी जंगल पहुंचता है। जहां पहले लकड़ियों के ढेर होते थे, वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? उधर गांव में प्रधान वही लकड़ियां महंगे दामों पर बेचना शुरू कर चुका था। प्रधान जी, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। पैसे हैं तो लकड़ी है, वरना निकलो यहां से। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। रघु ये सब दूर से देख रहा था। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। रघु खाली हाथ घर लौट आया। कुछ मिला? नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ न कुछ जरूर करूंगा। रात गहराने लगी। ठंड अपने चरम पर थी और रघु के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो आने वाली रात सब कुछ बदल देने वाला था। रात अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुकी थी। ठंड अब सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, उसकी उम्मीद और उसकी सहन शक्ति को भी जमाने लगी थी। आसमान से गिरती बर्फ मानो धरती को पूरी तरह कैद करना चाहती हो। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। रघु अपनी झोपड़ी में बैठा जलती हुई थोड़ी सी लकड़ियों को घूर रहा था। आग में कुछ आखिरी लकड़ियां धीरे धीरे जल रही थी। उनकी लौ के साथ साथ रघु की उम्मीदें भी कम होती जा रही थी। ये लकड़ियां आज की रात तो चला देंगी, लेकिन कल सुबह क्या होगा? ठंड हर घंटे और बढ़ती जा रही है। अगर आग बुझ गई तो बच्चों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। कल कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। बच्चे कंबल में लिपटे फिर भी कांप रहे थे। उनकी सांसों से भाप निकल रही थी, मानो ठंड उनके अंदर तक उतर चुकी हो। अगर लकड़ी खत्म हो गई तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। सीता, बच्चों को मेरे पास सुला दो, शायद थोड़ी गर्मी मिल जाए। आप खुद भी तो ठंड से कांप रहे हो। आपकी हालत भी ठीक नहीं है। रघु कुछ नहीं बोलता, बस बच्चों को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में डर भी है और गुस्सा भी। अगर मैं आज भी खामोश रहा तो ये ठंड मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगी। रघु चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता जाग चुकी थी। धीरे धीरे रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। कब्र जैसी खामोशी थी। रघु उठ खड़ा होता है। आग की बुझती लौ को देखता है, फिर कुल्हाड़ी को देखता है, फिर दरवाजे की ओर बढ़ता है। इतनी रात को कहां जा रहे हो? बाहर बहुत ठंड है। कुछ हो गया तो मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी? भरोसा रखो सीता, अगर आज कुछ नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। सुबह सब ठीक होगा। रघु झोपड़ी से बाहर निकलता है। हवा चेहरे पर चाबुक की तरह वार कर रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी, लेकिन मन में एक ही बात थी, ये लकड़ियां गांव की हैं, किसी एक की नहीं। थोड़ी ही देर में रघु प्रधान के गोदाम के पास पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। रात धीरे धीरे कटती चली गई। ठंड और भी तेज होती गई। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, लोगों ने जो देखा वह उनकी आंखों पर यकीन से परे था। अरे ये क्या? मेरे घर के बाहर लकड़ियों का ढेर। मेरे यहां भी ये कैसे हो गया? ये लकड़ियां कहां से आईं? लगता है आज भगवान ने हम गरीबों की सुन ली। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। किसने की ये मदद? कौन है जो रात के अंधेरे में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया? हर गरीब के घर के बाहर इतनी लकड़ियां रखी थीं कि कई दिनों तक ठंड से राहत मिल सके। उधर प्रधान के घर में हड़कंप मचा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मेरी लकड़ियां सब गायब?
मेरी सारी लकड़ियां कहां चली गई? किसकी इतनी हिम्मत? किसने किया ये? प्रधान का चेहरा गुस्से और डर से लाल पड़ चुका था। उसका घमंड पहली बार दरकने लगा था, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर अब डर नहीं, सुकून था। आज पहली बार ठंड उतनी नहीं लग रही, लेकिन दिल को सुकून मिल रहा है। इंसानियत की आग ठंड से ज्यादा गर्म होती है। प्रधान समझ चुका था कि उसने लालच में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। गरीबों को दबाकर वह खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था। जिस ठंड में वह गरीबों को मरता देखना चाहता था, उसी ठंड ने उसका घमंड पिघला दिया। दुनिया में सबसे खतरनाक ठंड मौसम की नहीं होती, बल्कि दिल की होती है। और जब इंसानियत जागती है, तो सबसे बड़ा घमंड भी अपने आप टूट जाता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।